हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी साथी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? झारखंड टेट 2025 6 to 8 के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, चलते हैं सेशन की ओर बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, मिस्र से, मैक्सिको से, ईरान से। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मिस्र से भी गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है दोस्तों। ये ईरान से गुजरती है क्या? ईरान से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से होकर गुजरती है, जो 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों में स्थित है। उत्तर अमेरिका की बात कर लिया जाए तो उत्तर अमेरिका में मैक्सिको और बहामास से गुजरती है। अफ्रीका की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो मोरक्को, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया और नाइजर से होकर गुजरती है। और एशिया की बात कर लिया जाए तो ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और ताइवान से होकर गुजरती है। आप चित्र में देख सकते हैं। अगला सवाल कर लीजिए। दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? कोलोराडो नदी से, मिसिसिपी नदी से, हांगहो नदी से या कांगो नदी से? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड कैनियन का संबंध कोलोराडो नदी से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये है आपका कोलोराडो नदी, ठीक है, और ये है ग्रैंड कैनियन। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध कोलोराडो नदी से है। कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित है। और क्या है? तो एक विशाल घाटी है, आप देख सकते हैं चित्र में। इसका निर्माण लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी के कटाव से हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है? अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां पर है? तो प्रशांत महासागर में है। कहां पर है? पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर कहां है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और यह प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक पथ है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के लिए जाना जाता है। कैसा क्षेत्र है? ऐसा क्षेत्र है
जहां प्रशांत महासागर की टेक्टोनिक प्लेटें आपस की अन्य टेक्टोनिक प्लेटों से मिलती है। पृथ्वी की अधिकांश ज्वालामुखी लगभग 75% और भूकंप लगभग 90% इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और ये किस तरह है, तो ये घोड़े की नाल के आकार की है, आप चित्र में देख सकते हैं। और ये घोड़े की नाल के आकार की तरह है, जो दक्षिणी चिली से शुरू होकर अमेरिका के पश्चिमी तट होते हुए अलास्का, जापान, फिलीपींस तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से या पृथ्वी की गति के घर्षण से। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है, यानी पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, फिर पृथ्वी इस ऊर्जा को लंबी तरंग वाली तापीय विकिरण के रूप में वायुमंडल में भेजती है, जिसे स्थलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह विकिरण वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए, 5वां सवाल। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड, कैंटाबरी, डाउन्स या पंपास? वेल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। कैंटाबरी की यहां पर बात कर लिया जाए तो न्यूजीलैंड, आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास के मैदान है कैंटरबरी। ठीक है, डाउन्स की यहां पर बात कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, क्या कहा जाता है? इसे डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, और पंपास ये दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः अर्जेंटीना और उरुग्वे के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, छठा है ग्रैंड बैंक क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक, ग्रेट ब्रिटेन का सुरक्षित खाद्य भंडार, गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल या इंग्लिश चैनल के दोनों तट? सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धारा का संगम स्थल क्या कहलाता है? ग्रैंड बैंक कहलाता है। देखिए, ग्रैंड बैंक गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? तो न्यूफाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रैंड बैंक। यहाँ ठंडी लेब्राडोर धारा जो कि उत्तरी ध्रुव से आती है और गल्फ स्ट्रीम धारा जो विषुवतीय रेखा के पास से होकर आती है, ये दोनों धाराएं ग्रैंड बैंक में मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ मछलियों का भोजन जूप प्लैंकटन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ग्रैंड बैंक दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक बन जाता है। काफी अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, तो लाइक वीडियो को करते चलिएगा। चलिए अगला है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी। माओरी तो न्यूजीलैंड के जनजातियों को जाना जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के जनजाति को माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिनस कहा जाता है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनस के नाम से जाना जाता है। वे ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के मूल निवासी हैं।
जहां तक माओरी की बात कर लिया जाए तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। किकियू केन्या में रहने वाले एक जातीय समूह है और पापुआंस न्यू गिनी के मूल निवासी हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट कर लीजिए 8वां सवाल। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। बिल्कुल सही कथन है। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9,332 किलोमीटर है। ये भी यहाँ पर सही है। यह सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है। ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, रीगा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो रीगा लाटविया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लाटविया की राजधानी है। और यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं है। इस रेल मार्ग के मुख्य स्टेशनों में कौन कौन है? मॉस्को, आपको दिखाई दे रहा होगा, मॉस्को, ओमस्क, नोवसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, इर्कुट्स्क और चीता शामिल है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है? 9वां है, निम्नलिखित में कौन किन के साथ इजराइल की सीमाएं साझा होती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन। साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन और मिस्र। तुर्की, सीरिया, इराक और यमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इजराइल की सीमाएं लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है, मिस्र से लगती है। आइए इसे चित्र से समझते हैं। इजराइल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसकी सीमाएं इजिप्ट यानी मिस्र से लगती है। ठीक है। जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है और लेबनान से भी लगती है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए डेड सी किन दो देशों की सीमा पर है, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 27.2%। भारत के लगभग 27% भूभाग पर पठारों का विस्तार है। पठार लगभग 27% है, मैदान 43% है, जबकि पर्वत और पहाड़ियां 29%, इसमें 10.7% ऊंची पर्वत है, 18.6% पहाड़ियां शामिल है। अगला 11वां सवाल क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही आंसर हो जाएगा अनायमुड्डी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड्डी है। ठीक है। जो कि ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और किस घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। किस घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी। ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डवेनास्टीन चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। किस रेंज में स्थित है? काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है। यहां पर बात कर लिया जाए अरावली की, तो अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, क्योंकि 1722 मीटर है।
ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक है, 738 मीटर। नेक्स्ट कर लीजिए, 12वां सवाल क्या है और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, कृष्णा और यमुना, बिल्कुल गलत, ताप्ती और नर्मदा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए नर्मदा और ताप्ती आप देख सकते हैं, नर्मदा वैली कहाँ से गुजरता है, नर्मदा नदी नर्मदा वैली से गुजरती है और ताप्ती नदी ताप्ती वैली से होकर गुजरती है, यानी दोनों नदियां व्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच व्रंश घाटी में बहती है, जबकि सतपुड़ा पर्वतमाला और सतमाला पहाड़ियों के बीच एक व्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन है, ताप्ती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में कौन सा है, लौटता मानसून, बिल्कुल गलत है, इससे तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ इज द राइट आंसर। देखिए जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी मौसमी घटना है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है, कहां पर, मेडिटेरियन सी में उत्पन्न होती है और उत्तर पश्चिमी भारत में नमी लाती है, आप देख सकते हैं, जिससे वर्षा या हिमपात होती है। नेक्स्ट क्या है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितना है, सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन का 93% और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का 7%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय 93%, शीतोष्ण कटिबंधीय 7%। भारत एक कैसा देश है, तो उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वनों का प्रभुत्व है, जबकि शीतोष्ण वन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक, सही आंसर हो जाएगा केरल। देखिए भारत में काजू जो है उसका उत्पादन केरल राज्य सबसे अधिक करता है, इसके बाद केरल में काजू प्रसंस्करण उद्योग भी विकसित हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में भी काजू उत्पादन तेजी से प्रगति की है, फिर भी पारंपरिक और प्रमुख उत्पादक राज्य केरल ही माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, देखिए सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। देश के कुल टीन भंडार का लगभग 35.4% हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। आई बात समझ में। नेक्स्ट करिए, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है, बरौनी, धनबाद, जमशेदपुर या रांची, तो भारी प्लांट कहाँ है, रांची में है। भारी प्लांट यानी हैवी मशीन प्लांट रांची में स्थित है और यह हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से की गई। अगला कर लीजिए, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है, सही आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, 155 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि राजधानी एक्सप्रेस अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है।
19वां सवाल क्या है? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए पहले पर तो यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पर उड़ीसा का स्थान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? महाराष्ट्र की जनसंख्या 11,23,72,972 दर्ज की गई है। अगला कर लीजिए। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया था किसने? सही आंसर हो जाएगा हर्लन बैरॉज ने किया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले हर्लन बैरॉज थे। हर्लन बैरॉज ने 1923 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स के अध्यक्षीय भाषण में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। अगला क्या है? अगला है 2021-11 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितना? -0.58%। और यह भारत का एकमात्र राज्य था जिसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।